अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बस दांत निकलवा लिया और प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि जब आप दांत निकलवाते हैं उसके बाद जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस पूरी तरीके से फॉलो करना कितना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, myself डॉक्टर बरखा जैन, डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 15 years, और आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु ठुकराल, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, दिल्ली एनसीआर। आप बताइए सर कि जब हम दांत निकाल देते हैं और पेशेंट को भेज दिया इंस्ट्रक्शंस देके कि 24 आवर्स तक कुछ रिंस नहीं करना है, स्पिट नहीं करना है, बट अगर पेशेंट वो चीज फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम कैसे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? मैम ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पेशेंट से दांत निकालते हैं उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं वो है कि 24 आवर्स तक उसको थूकना नहीं है। वो जो थूकने नहीं वाली हम बात बताते हैं वो इसलिए होता है कि ब्लड क्लॉट बनता है। जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्लॉटिंग होती है, तो क्लॉटिंग अगर वो निकल जाएगी तो वो जो सॉकेट है वो एरिया हील नहीं होगा। तो वो फिर इवेंचुअली ड्राई सॉकेट या इन्फेक्टेड सॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक्सट्रैक्शंस करता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद जो पेशेंट आपके पास आता है 3 डेज के बाद, पेशेंट क्या क्या दिक्कत लेके आता है, आपको क्या फॉलो नहीं किया होता उसने? मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो सब कुछ फॉलो कर ले, तो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देती हूँ और उनको ये भी बता देती हूँ कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फोन या टेक्स्ट कर लीजिएगा। बट मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं जाकर रिंस कर लिया, उन्होंने भूल गए और स्पिट कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्रेश ब्लड क्लॉट बनता है वो वहां से डिसलॉज हो जाता है और फिर उसके बाद जो सॉकेट रहता है वो अच्छे से हील नहीं हो पाता है और उससे उनका पेन जो एक्सट्रैक्शन से पहले था उससे भी आप डबल समझ लीजिए, हाँ, या एटलीस्ट उतना उनको रिलीफ नहीं मिल पाता है और उस एक छोटी सी इग्नोरेंस के लिए उनको काफी टाइम लग जाता है फिर उसको रिकवर करने के लिए। सही कह रहे हो जी, बिल्कुल। तो वो जो सॉकेट बनता है उसको ड्राई सॉकेट बोलते हैं हम लोग, जो कि काफी पेनफुल होता है। अगर आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप उस पेनफुल प्रोसीजर से बच सकते हैं। अब जब ये हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट रहता है जो कि काफी टाइम लेता है और आपको थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसके ट्रीटमेंट्स अभी हम हिमांशु सर से पूछते हैं कि आप बताइए उसके क्या ट्रीटमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे? क्या मैम इसके बाद जैसे अगर एक्सट्रैक्शन हुई और उसने अगर स्पिट कर दिया तो वहाँ पे मैम 2 तरीके के सॉकेट बन सकते हैं। एक को बोलते हैं हम इन्फेक्टेड सॉकेट, एक को बोलते हैं ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट तो बिल्कुल खाली होता है, ऐसे स्मेल सी आएगी कि पेशेंट को, और उसके बाद जो है इन्फेक्टेड सॉकेट में उसको सप्यूरेशंस यानी कि इसमें पस फॉर्मेशंस भी इसमें होती है। तो उसके इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट से प्रॉपर थॉरली विद मेडिकेशन क्लीन करता है, फिर से आपको एंटीबायोटिक्स पे डालता है और फिर आपको रेगुलरली वीक में 2 बार बुलाता है और 2 बार बुला के वो आपको चेक करता है जब तक आपका पेन ना जाए। वो पेन मैम ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करेगा, ऐसे नहीं होगा वो इमीडिएटली आप उसमें कुछ हो जाएगा। तो आपको बहुत पेशेंस रहना पड़ता है। तो उसके लिए ड्रेसिंग्स रहती है जो बार-बार चेंज करनी पड़ती है, उसके लिए मल्टीपल विजिट्स लगती हैं, इरिगेशन होनी चाहिए, ड्रेसिंग्स रहती हैं, आपको पेशेंट्स को बार-बार मेडिकेशन करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पेशेंट की काउंसलिंग होती है। उसके बाद पेशेंट को समझाना पड़ता है कि अब जो ट्रीटमेंट आपका शुरू होगा वो आपका बहुत लेंथी होने वाला है और आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपको हीलिंग जल्दी होगी। उसमें अगर डायबिटिक है या थायराइड है तो उसमें ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी स्लो हो जाता है। तो उसमें उस केस में जो पेशेंट नॉर्मली आपका 20 डेज में ठीक होने वाला है वो उसको 2 मंथ से 3 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो इसलिए तो देखा आपने, एक छोटी सी स्मॉल, अगर हम मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं तो छोटी सी चीज भी बड़ी हो सकती है। इसलिए प्लीज अपने डेंटिस्ट के सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।